हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम आने में अब टाइम नहीं रह गया है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। तो जल्दी से आप सभी क्या करना है, आप सब ने भाई लाइव आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करना ज़रूरी है। ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं, एक बारी कंफर्म कर दीजिए, फिर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज के इस क्वेश्चंस को। ठीक है, स्टार्ट करें भाई, जल्दी से एक बारी थम्स अप कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके डीआई के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे, यानी एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इन क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने डीआई का क्वेश्चन है। ये डीआई के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, बहुत सारे जो है कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि मैम बाकी क्वेश्चन तो हम एक बार निकाल भी लें, बट ये नहीं पता चल पाता है कि ये जो डीआई की क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करने हैं। तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ आए। तो यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं छोटी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोग जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब भी आप डीआई के क्वेश्चन को देखेंगे, चलो डीआई से पहले थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा सब लोगों का दिमाग जो है यहाँ से बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1, चलो जल्दी से पहले थोड़े से कुछ क्वेश्चन इजी वाले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, फिर डीआई के क्वेश्चन जब तक सब लोग आएंगे फिर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, समस्या आधारित अधिगम में यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में स्मार्ट का फुल फॉर्म जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हुए यहां से स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्मार्ट का जो फुल फॉर्म है वो इनमें से कौन सा है। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको भी आने वाले टाइम में एग्जाम देना है, क्वेश्चन के आंसर करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल मल्टीमीडिया एरेनास फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कभी कभी शोधकर्ता अपनी रिपोर्ट में एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, सीएफ का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। हैप्पी न्यू ईयर गोल्डी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ऐसे में जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने सॉल्व करने हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, सीएफ का क्या मतलब है। अंकिता ने कहा बी, मुकेश ने कहा डी, देखते हैं सही है या नहीं। 2 का सही आंसर है डी, कंपेयर करना। अगर आपके सामने ऐसी मैचिंग भी आई हुई है एग्जाम में, जहां मैचिंग में लिखा हुआ है जो एब्रीवेशन है, सीएफ लिखा हो सकता है या फिर एनटी लिखा हो सकता है, तो ये सारे एब्रीवेशन जो रिसर्च में यूज होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। मैचिंग में भी आ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करना शुरू करिए कि एक व्यक्ति एक बैंक में, हैप्पी न्यू ईयर सीमा। चलो भाई ध्यान से देखो भाई क्वेश्चन को, कल इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, बिल्कुल सही बात है। और याद रखो, जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है ना, उसमें जो डीआई आती है ना, वो जनरली थोड़ी कैलकुलेटिव आती है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। पहले डीआई पे, पहले जो इजी क्वेश्चन हो ना, जो आपको लगते हैं इजी क्वेश्चन, पहले उसको सॉल्व करना, लास्ट में अपने डीआई को उठाना। हैप्पी न्यू ईयर दीपिका। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे सॉल्व होगा। जब भी हमें क्या निकालना हो, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या होता है, जो मूलधन है, मूलधन कितना है हमारे पास, आर रेट यानी परसेंटेज, कितना कितने दर पर, और समय यानी कितना समय लग रहा है। तो यहाँ पर सेम चीज है, फॉर्मूला लगा देना है। सेम चीज अगर हम देखें, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो दोनों ही फॉर्मूले देखने हैं, क्योंकि क्या लिखा है कि एक बैंक में 12% साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये जमा किया
साधारण ब्याज की दर पे, फिर चक्रवर्ती ब्याज 5,000 जमा करता है तो वार्षिक रूप से उन दोनों को मिला करके कितना 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है। तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ लगा देंगे, चक्रवर्ती ब्याज का माइनस और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को आपस में जब वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी 72। सही आंसर इस क्वेश्चन का 72। दोनों ही फॉर्मूले लगेंगे और इन दोनों की संख्या आपस में माइनस करनी है। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूले याद कर लेना जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक सिंपल सा क्वेश्चन है रीजनिंग का। यहां पर एक कोड दिया गया है, आपको बताना है कि उस कोड में एंड और दे का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसको नेट जेआरएफ चाहिए जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो और लिख दो कि इस बार क्वालिफाई करके रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, कोड करना है, कोडिंग करनी है। देखो एक ये कोड है, इसका मतलब होता है ये कोड है जिसका मतलब है ये। तो आप देखो कि कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें कोई चीज सेम है, उसी से ही आपको हिंट मिल जाएगा कि जो नेक्स्ट है वो वहां पर क्या आएगा। करके रहेंगे ना मुन्ना, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेली लर्निंग समथिंग न्यू। सही आंसर देखिए, सही यहां पर किसके बारे में पूछा है, एंड और दे के बारे में। यानी स्टार्टिंग में आप देखो कि इस कोड से क्या बनता है, इस कोड से क्या, बस वही आपको उठाना है कि दे का क्या मतलब होता है और आपका किसके बारे में पूछा है, एंड का क्या बनता है। तो एंड और दे दोनों में ही आपको निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फास्ट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जेआरएफ क्रैक करेंगे। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा अंकिता, एक बार रिफ्रेश कर लो सभी लोग। जिसको लगता है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है इस बार लिख दो कि इस बार क्रैक करके रहेंगे, नेट जेआरएफ लेके रहेंगे। कौन सी फाइल की प्रकार आधान कंटेनर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर कंटेनर्स विच कैन होल्ड नंबर ऑफ फाइल विद डिफरेंट टाइप्स। यानी ऐसे कौन से कंटेनर हैं जहां पर आप फाइल को सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहला है MP4। MP4 में MP का क्या मतलब हो गया, मूविंग पिक्चर्स। MP4 मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप लेयर। MP3 रार और या फिर जिप। तो क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर। दूसरा आएगा रार डॉट RAR और जिप। कहते हैं ना जिप फाइल में आप कन्वर्ट कर दो एक तरीके की सारी चीजें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, NEP 2020 कितना आता है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 में किस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, कोस्टल एरिया, हिल एरिया, फॉरेन एजुकेशन थ्रू इंडियन लैंग्वेजेस, हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन मूल रूप से एक एकेडमिशियन थे। क्वेश्चन नंबर 7 है ये वाला।
इनमें से कौन एक अकेडमिशियन थे? क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्रपति थे। 7 का सही आंसर डी, राधा कृष्णन सर्वपल्ली बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे, द्वितीय राष्ट्रपति रहे थे वो। महान दार्शनिक भी माने जाते हैं। राधा कृष्णन ने यूनेस्को का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन में भारतीय प्रतिनिधित्व का मंडल का नेतृत्व भी किया था। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च भारत रत्न से अलंकृत भी किया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले डीआई का क्वेश्चन जो हमारा पहला छूटा है भाई, उसको भी तो करना जरूरी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था आज डीआई की मैराथन होनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने आंसर करना शुरू करेंगे। अब मान लीजिए हम एग्जामिनेशन हॉल में गए। अब एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल जैसे ही हम पहुंचते हैं, सबसे पहले ही हमारा क्वेश्चन हमको डीआई दे दिया जाता है। डीआई का क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अच्छा जूम कर दें, एक बार देख लो, पहले जूम कर दे रहे। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कोई डेटा है? यस और नो? कोई डेटा नहीं है, सिर्फ उन्होंने कहा है ए से एफ तक के यहाँ पे देश दिए गए हैं, ए से लेके एफ तक के। फिर उन्होंने कहा है 16 से 21 तक, 2016 से 2021 तक का डेटा दिया गया है। देश कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने देश है? 5 देश है। डीआई आज समझ लो, क्योंकि कल एग्जाम में आप जाओगे, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट आएगा ही आएगा क्वेश्चन। स्टेटमेंट में कोई भी ऑप्शन नहीं है। जनरली क्या होता है, कई बार ये लोग स्टेटमेंट में भी दे देते हैं, इसलिए स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है। इसमें मेल और फीमेल दिए गए हैं, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। अब क्वेश्चन देखिएगा, देश सी से पुरुष और महिला एथलेटिक्स की संख्या के बीच का अंतर कौन से वर्ष में द्वितीय सर्वाधिक था, सेकेंड हाईएस्ट? The difference between the number of male and female athlete from country C, बीच का अंतर कौन से वर्ष में सेकंड सबसे हाईएस्ट था इन दोनों के बीच में? चलिए जल्दी से मैं इसको जूम कर रही हूं, जरा आंसर बताइएगा कौन से ईयर में। सी के ऊपर मैंने टिक किया हुआ है, मेल फीमेल के बीच का सेकंड हाईएस्ट आपको बताना है। क्या करेंगे? सिंपल सा, कुछ नहीं करना है भाई। 225 माइनस 155 कर दीजिए, 345 माइनस 165। देखिए आपको सिंपल तरीका एक चीज बताऊं, या तो आप 1 2 3 4 5 6 6 सालों का निकाल लो, और या फिर सिर्फ 4 सालों का। 2016 ऑप्शन है, 2017 ऑप्शन है, 2019 है, 2021, 16 17 19 और 21। तो 16 का निकाल लीजिए, 17 का निकाल लीजिए, 19 का निकाल लीजिए और 21। मैं टिक कर रही हूँ, ठीक है? बस आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन से ही चूज करना है। तो 16 निकाल लो, 17 निकाल लो, 19 निकाल लो और 21। आपस में सिर्फ माइनस करना है, आंसर आपके सामने आएगा। यानी 225 में 155 माइनस कर दो, 345 में 165 माइनस कर दो। सेम ऐसे ही 2019 में 330 से 210। फास्ट आंसर निकलेगा, जल्दी करके देखो जरा। और 2021 में यानी 540 में 345 माइनस करना है। अब माइनस करने में क्या कोई इशू है क्या? कोई इशू होना नहीं चाहिए। 2017 सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन, घटाना आता है कि नहीं आता है? जोड़ना घटाना किसको नहीं आता है ये बताओ जरा। सिर्फ मैंने आपको क्या कहा, दोनों को आपस में माइनस करना है, सिर्फ हमें अंतर पता करना है। लेकिन क्या अंतर पता करना है? सेकंड हाईएस्ट कौन सा था। अब जरा ध्यान से देखो, यही चीज कही थी 2016 का निकाल लो। पूरा कैलकुलेट करने की, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 16 का, यानी जो ऑप्शन में है सिर्फ उन्हीं का ही आपको आंसर सर्च करना है, ठीक है? तो 2016 में 70 आया, 2017 में 180, 120, 195। सबसे हाईएस्ट कौन सा है 2017 में? सबसे हाईएस्ट नहीं, सॉरी, सबसे हाईएस्ट है 2021 में 195।
सबसे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है 2017, तो सेकंड हाईएस्ट ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ आपको माइनस करना था, अंतर बताना है, यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा गया, और सेकंड हाईएस्ट ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये कौन सॉल्व कर पाता है। मैं अभी जूम करती हूँ, पहले क्वेश्चन आपको बता दूं। देश बी की, देश बी कहाँ है हमारा, देश बी की ओर से सभी वर्षों में भाग लेने वाली महिला एथलेटिक्स की, महिला कहाँ है, फीमेल की औसत संख्या बताइए कितनी है। एवरेज बताना है बस, तो कैलकुलेट करो और एवरेज बताओ। एवरेज क्या होता है, एफ का टोटल डिवाइडेड बाय कितने ईयर हैं, कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 6, तो एफ को टोटल करिए, और टोटल करने के बाद 6 साल हैं सभी वर्षों के लिए, तो 6 साल हैं तो 6 से डिवाइड करिए, एवरेज निकालिए। हाँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर होगा। वेरी गुड दीपिका, सही सॉल्यूशन है। निवी, सबको डिजिट दिख रही होगी, जल्दी से कैलकुलेट करो। पहले तुम मुझे बी देश की फीमेल कैंडिडेट की टोटल संख्या बताइए, अभी पता चल जाएगा कितने लोग सच में कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने कहा था मैम डीआई नहीं आती, अब तरीका बता रहे हैं, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना रह गया। जल्दी से जोड़ो, एवरेज निकालने के लिए टोटल वैल्यू यानी फीमेल की टोटल 210 310 240 420 260 360 टोटल करो। टोटल करने के बाद में डिवाइड करना है जितने भी साल हैं, इन्होंने सभी सालों की बात करी है तो 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। निवेदिता का सबसे पहले आंसर आया 300, देखते हैं सही है या नहीं। सही आंसर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर ए। टोटल जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका योग, क्या कहा था, बी की जितनी भी फीमेल हैं उनको टोटल कर लीजिए, और टोटल करने के बाद जब एवरेज निकालेंगे तो टोटल किससे निकालेंगे, सभी वर्षों से, तो टोटल वर्ष कितने हैं 6, डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 300। अब बस इसमें क्या चीज होती है, जिसने प्रैक्टिस करी है उसकी स्पीड फास्ट होगी, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी वो आंसर तो देगा बट धीरे स्पीड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब कितने लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा जरा, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। देश सी में भाग लेने वाले, देश सी कंट्री सी में पार्टिसिपेट करने वाले मेल एथलेटिक्स की संख्या में गिरावट का लगभग प्रतिशत वर्ष 2018 में पूर्ववर्ती, यानी 2018 का पूर्ववर्ती या प्रीवियस ईयर क्या है 2017, कितना है। यानी सी में मेल कैंडिडेट 2017 से 2018 में कितनी गिरावट हुई है ये बताना है, सिंपल सा। देश सी कहाँ है, ये रहा, देश सी में 2018 कहाँ है, ये 140 गिरावट आई है ना, पहले हमारा था 165, प्रीवियस ईयर 165, कितना गिर गया 145 गिर गया। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले 165 माइनस कर दो 140, नीचे किसको लिखोगे, पिछले साल से गिरावट आई है, तो पिछला साल 2017 कितना था 165, इनटू कर दीजिए 100, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की, पिछले साल से निकालना है कितने प्रतिशत कमी आई है पिछले साल की तुलना में। तो 165 माइनस 140 यानी जो डिफरेंस है दोनों का, पहले तो ऊपर लिखिए, इनटू करिए 100, नीचे लिखिए 165, यानी 165 से डिवाइड करना है। आंसर बताइए, बी या डी मत बताइए, वो तो तुक्के हैं, मुझे एक्चुअल में बताइए कितना परसेंटेज है। ए बी सी डी तो वहां पर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता, मैम क्या करे, छोड़ के आए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का लगा के आएंगे। 345 माइनस 240, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ निवेदिता बात तो सही है, ये यहाँ पर तो गलती कर दी भाई, हमने भी गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि यहाँ पर सी की मेल की बात करी गई थी, बताइए यही चीज गलती हो जाती है। मेल की बात की गई थी 345 और 240, और हमने क्या कर दिया था, फीमेल कर दिया था। बिल्कुल सही जवाब, यही चीज गलती हो जाती है, किसके बारे में थी,
दीपिका बिल्कुल सही आंसर बेटा। मेल के बारे में बात करी गई, इन्होंने कहा पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या से निकालेंगे, सही आंसर निकलेगा 30.4%, क्योंकि यहाँ लगभग पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30%। वेरी गुड जॉब। पूर्ववर्ती वर्ष याद रखिए, कभी भी इस तरीके की संख्या आए कि कितनी वृद्धि या कमी हुई, तो आपको जो x यानी जो पहले वर्ष है, y जो अभी वर्तमान वर्ष है, नीचे x की वैल्यू यानी पुराने साल का ही नीचे वैल्यू लिखना है, इनटू करना है 100। ठीक है, यहां तक समझ में आया? 9 हो गया, 10 हो गया, 11। मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में गए, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है फिर से कि देश ई से वर्ष 2020 में, देश ई कहाँ है, ये रहा, देश ई में 2020 में भाग लेने वाली महिला एथलेटिक्स यानी 460, और 2019 में, 2019 कहाँ है, ये रहा, में देश बी से भाग लेने वाले एथलेटिक्स की कुल संख्या, 2019 में टोटल संख्या कितने प्रतिशत थी, कुल संख्या की कितने, यानी बी की जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू बी की नीचे लिखनी है, ऊपर किसकी लिखनी है, 2020 की, ई के लिए। तो यहां पर मैं एक बार जूम कर रही हूं, आप लोग डिजिट देख लीजिए, बी की संख्या लिखनी नीचे, कुल संख्या का कितना परसेंटेज है, ई की फीमेल 460 को लिखोगे ऊपर, नीचे लिखोगे 570 प्लस 420, दोनों को मिला दीजिए और डिवाइड करिए। क्वेश्चन देख लो एक बार। गोल्डी 50। चलो देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी 46। ई से 2020 में कितना है, 460, 460 लिख दिया। बी में इन्होंने कहा 2019 में दोनों को टोटल करना है, 570 420 टोटल किया 990 हो गया, 990 यानी बी को लिखा नीचे, ऊपर किसको लिखा, ई को लिखा, इनटू करा 100। इन्होंने कमी या ज्यादा नहीं पूछा है, इसलिए हम डिफरेंस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट संख्या लिखेंगे, तो सही निकलेगा 46.46, क्योंकि यहां पर लगभग आ जाएगा, तो सही आंसर होगा डी, जय श्री महाकाल प्रतिमा। ठीक है, डी आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बिना डीआई के, जिसको लगता है कि डीआई छोड़ देते हैं, याद रखिएगा डीआई के क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है आपके 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इस आयोजन में 2017 में, 2017 कहाँ, ये रहा, भाग लेने वाले एथलेटिक्स की कुल संख्या देश की ओर से द्वितीय सर्वाधिक थी, कौन से देश में, अब कौन सा देश देखना है आपने, ए, बी, डी और ई में। 2017 में टोटल, यानी आपको टोटल निकालना है 330 210 का, सेम ऐसे ही बी का निकालना है, डी का निकालना है और ई का सेकंड हाईएस्ट बतानी है आपको। जूम करें आप, सेकंड हाईएस्ट बताइए, जोड़ना है सिर्फ, और जितनी फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे उतना बेटर है। 330 210 को जोड़ दीजिए, 420 310 को जोड़ दीजिए, 420 है ना, 420 310 बी के लिए टोटल वैल्यू। सी को काउंट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। डी को काउंट करेंगे 420 315, ई को काउंट करेंगे 390 260। अब जब टोटल करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी संख्या है जो सेकंड हाईएस्ट है। सॉल्व कर, अच्छा कितने लोग सीरियसली सॉल्व कर रहे हैं? आई एम गुड छोटी। आंसर देखो डीआई का, डीआई की मैराथन चल रही है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आ गए हैं यहाँ पे, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन थ्योरी के भी हैं, बट काफी आपका ही डीआई के क्वेश्चन है इसमें।
हैप्पी न्यू ईयर बेटा। डी ऑप्शन सी, डी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2017 में द्वितीय सर्वाधिक भाग लेने वाले एथलेटिक की संख्या देश बी है। सबसे ज्यादा है 735 डी में, और सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो बी में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड हाईएस्ट। ऐसे ही ये लोग पूछते हैं, या तो सेकंड हाईएस्ट या सेकंड लोएस्ट, है ना, सिंपल सा ये लोएस्ट है या हाईएस्ट नहीं पूछते, सेकंड लोएस्ट, फर्स्ट लोएस्ट, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। हाईएस्ट और हाईएस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट, यानी दूसरे नंबर पे अगर हाईएस्ट करना होगा तो किसको करेंगे? अब अगर हम नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? अगर हम नेगेटिव करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर कितना था? 12, क्वेश्चन नंबर 13। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। जब हम निगेटिव होते हैं तो हमारा मोड हाईएस्ट होता है। मोड कैसा होता है? हाईएस्ट होता है, और मीडियन उससे कम होता है, और सबसे कम क्या होता है? मीन, जब हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, और जब हमारा मीन सबसे हाईएस्ट होता है, उसके बाद मीडियन आया, और सबसे लोएस्ट कौन सा होता है? मोड होता है, तब हमारा क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए या ऐसा डायग्राम आए तो आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव रूप से विषम वितरण के लिए माध्य माध्यिका बहुलक बहुलक में यानी मोड में ऋणात्मक तिरछा होता है। नकारात्मक रूप से विषम वितरण के मामले में माध्य हमेशा माध्यिका से छोटा होगा, माध्यिका बहुलक से छोटी होती है। निगेटिवली स्क्यूड, निगेटिव में मोड हाईएस्ट होता है और पॉजिटिव में मीन हाईएस्ट होता है। थैंक यू अमृता। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मत सोचिएगा ये एग्जाम में आएंगे नहीं, क्योंकि आज वही क्वेश्चन मैं लाई हूं जो एग्जाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कौन सुपर फास्ट आंसर करता है इस क्वेश्चन का, रीजनिंग का। क्योंकि हम लोग कंटिन्यू रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन डीआई मैथ्स रीजनिंग भी करना जरूरी है। डेट इज वाई आज की ये क्लास इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में देखते सबसे फास्ट आंसर किसका आता है। चलिए टाइम लगा दिया, पता लग जाएगा एग्जैक्टली किसके टाइमिंग सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, विमल ने कहा है ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले जब भी हम रीजनिंग करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि दो संख्या के बीच में गैप कितना है, या ऐसी कौन सी सीरीज बन रही है उनके बीच में। जब आपको सीरीज पता चल जाएगी ना तो आप सॉल्व कर लेंगे। सेम ऐसे ही 23, 46, 69, 92 और 115। सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15, अब मान लीजिए डीआई का क्वेश्चन आ गया। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे? वहां तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज वाले। परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने क्या कहा, सबसे पहले किसको देखते हैं? हम स्टेटमेंट को देखते हैं। किसको देखेंगे? स्टेटमेंट को। अब इन्होंने क्या लिखा है कि ए से एफ तक के विश्वविद्यालय दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी दी गई है ए से एफ तक, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में यहाँ पर कितने टीचर्स हैं, यानी ए यूनिवर्सिटी में 11% टीचर्स हैं, बी में 17%, सी में 19% एंड सो ऑन। इन्होंने लिखा है कि अगर हम यूनिवर्सिटी ई में, टोटल हमारे पास संख्या नहीं है, इन्होंने क्या कहा है, सिर्फ ई को उठाया है। मान लीजिए ई में इन्होंने कहा 29% टीचर हैं और उनकी टोटल संख्या है 1856।
तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। तो अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग निकालना है? अब आप अगर टोटल वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप बाकी के क्वेश्चन बड़े ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसी जगह जहां पर आपको पता हो कि 29% है 1856, तो आप क्या करेंगे, 1856 लिखिए, नीचे लिखिए 29% इंटू कर दीजिए 100। अब आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी टोटल वैल्यू। कितनी है टोटल वैल्यू? नमस्ते सुरेश, आंसर करते चलो भाई, जल्दी से मुझे बताओ। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी लिख के आएगी? यानी एक्चुअली में टोटल यहाँ पर टीचर कितने हैं? कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं है। सबसे पहले हम टोटल संख्या निकाल लेंगे। टोटल संख्या निकलेगी इसकी 6400। अब बस जहां हमें पता लग गई टोटल वैल्यू, यानी टोटल जो हमारे टीचर है वो कितने हैं, 6400। अब यहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, टोटल पता लग गया, टीचर कितने हैं, टोटल टीचर 6400। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि विश्वविद्यालय बी में शिक्षकों की संख्या विश्वविद्यालय डी और ई दोनों में मिलाकर शिक्षकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता क्वेश्चन की करना क्या है, तो स्टेटमेंट लिख लो। पहले इन्होंने कहा बी का टोटल, तो बी का टोटल लिखो। ठीक है, बी को टोटल कर लो। फिर आपने क्या करना है, बी की संख्या डी और ई, तो डी और ई का टोटल करना है की संख्या का कितना प्रतिशत है इंटू 100। अब बी का टोटल अगर आप ऐसे निकालने लगोगे ना आपको आएगा नहीं, लेकिन क्योंकि हमें पता चल चुका है 6400 है टोटल वैल्यू, तो 6400 का बी की वैल्यू कितनी है, 17%। जल्दी से बी की वैल्यू बताइए। अब इन्होंने कहा डी, तो 6400 का डी की वैल्यू है 6%, प्लस ई की वैल्यू कितनी है 29। 29 का तो आपको पता ही है, ई की तो तुम निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ई की आपको संख्या पता है 1856। यानी आपको परसेंटेज निकालना है 17% और 6%। 1856, हाँ करो जरा। अब यहाँ पर 6400 इंटू 17, 17 का परसेंटेज निकालेंगे तो अपॉन करेंगे 100। तो ई बताओ, डी और ई का बताओ जरा। दो जीरो यहां से हटा दो, दो जीरो यहां से हटा दो, तो हमारी 64 इंटू 6 जल्दी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। कितना हुआ, 1856 में 384, यानी बी और डी और ई को जोड़ दीजिए, कितना बना, इसको जोड़िए, इसकी संख्या लिखिए नीचे, और इसका परसेंटेज सेम चीज है, दो जीरो यहां से हटा दो, दो जीरो यहां से हटाओ, डिवाइड काय को करना, सिंपल मल्टीप्लाई करो ना, 64 इंटू 17। अब ये संख्या लिखनी है आपको ऊपर, और ये जो टोटल आप करेंगे इसको लिखो नीचे और इंटू 100। तो सही आंसर क्या होगा? देखो सॉल्व करके देखोगे तो ही समझ में आएगा, याद रखना। अभी तक अगर नहीं आया है तो इसका मतलब है कि डीआई हम लोगों ने सॉल्व करने की स्पीड नहीं पकड़ी अभी तक। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, 64% आया, टोटल वैल्यू निकाल ली। टोटल वैल्यू का 17% निकालेंगे, 1088। सेम ऐसे ही ऑलरेडी हमें पता है 29% कितना है, 1856। अब 1856 में 384 जोड़ेंगे, कितना हो गया आपका, 2304। कितना हुआ, 2240। ये टोटल वैल्यू डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो कितना आएगा, लगभग 49%, यानी ऑप्शन नंबर सी। डाउट है इस क्वेश्चन में? हमने टोटल वैल्यू पहले निकाल ली। कभी भी इसी तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले निकाल लो टोटल वैल्यू, यानी कि टोटल कितने टीचर हैं, फिर उनसे परसेंटेज निकालना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। समझ में आ गया तो थम्स अप करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 60। अब लिखा है टोटल वैल्यू हमें मालूम है, टोटल टीचर कितने हैं लिख लेना, अपने पास रफ पेपर होगा वहां पर लिख लेना कि टोटल हमें 6400 हैं टीचर, उन्हीं का ही परसेंटेज निकालना है बस हमें। लिखा है सी में लिखा है 25% शिक्षक महिलाएं हैं, तो सी में पुरुष शिक्षकों की संख्या कितनी है? तो सी का वैल्यू निकालेंगे 19%, यानी 64 का 19% निकाल लो। जब भी ऐसा हो डबल जीरो हटा दो, यानी सिंपल सा 64 इंटू 19 करो। क्या करना है आपको? 64 इंटू 19 करो, जरा 19% निकाल लो पहले टोटल वैल्यू। कितना निकलेगा? 1216। इन्होंने कहा 1216 में 25% फीमेल है। अब 1216 यानी 1216 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड करना है किससे? 100 से। तो कितनी हो जाएंगी? 304। अब आपको पता चल गया ये हमारी फीमेल्स है। टोटल वैल्यू कितनी निकली थी? 1216। उसमें से महिलाओं को निकाल दीजिए, माइनस करिए जरा। 1216 माइनस 304। टोटल संख्या से जब हम महिलाओं की या फीमेल की निकाल देंगे तो हमारा टोटल आंसर कितना होगा? 912। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी 912। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम यहां तक का क्वेश्चन आ गया सबको समझ में। टाइम लग सकता है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अगर आपको लगता है आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन को लास्ट में करो डीआई के। थोड़ा सा टाइम इस तरीके की लेकर चलो कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन 17। अब क्या कहा है? ए बी और सी, ए बी और सी टोटल हमें वैल्यू पता चल गई। कैसे निकालते हैं वैल्यू? तो 29 का परसेंटेज इन्होंने कहा 1856 है, तो सिंपल सा क्या करना है? 1856। जिसको नहीं पता फिर से देख लो, बस 29 से डिवाइड कर दो, आंसर निकल आएगा 6400। ठीक है, अब इन्होंने कहा ए बी सी तीनों विश्वविद्यालय, ए बी सी और डी ई एफ। रफ पेपर में ऐसा लिख लेना, रफ पेपर मिलेगा आपको। तीनों शिक्षकों की कुल संख्या एल और एम है। इन्होंने कहा अब एल और एम तो दिया ही नहीं गया मैम, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, एल एम तो दिया ही नहीं गया। इन्होंने कहा कि पहली संख्या को हम मान लेंगे एल, दूसरी संख्या को मान लेंगे हम एम। तो अगर हम m माइनस एल, यानी अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, दोनों की संख्या यानी ए बी सी की संख्या, डी ई एफ को माइनस करें तो वहां क्या वैल्यू आएगी? यानी सिंपल सा इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो अब जल्दी जल्दी, अब देखो यही स्पीड वाला काम है। 6400 का 11% निकाल लीजिए, 6400 का बी यानी कि 17% अभी हमने पिछले वाले उसमें किया था। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू देखो यहां निकाली है, बी की वैल्यू यहां निकाली थी 1088। कभी कभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, हम जो सॉल्व करते आ रहे हैं उसमें भी आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा, डी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना? ये देखो, तो जब रफ काम करना ये सोच समझ के करना कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होके आएंगे तो दोबारा सॉल्व ना करने पड़े। तो ए बी सी को टोटल कर लिया, इसकी वैल्यू देखते जाओ, या तो तुरंत सॉल्व करो या तो फिर मेरे हिसाब से तो है कि पहले ही करके रख ली है आपने, तो दोबारा वहीं से उठा लो। तो इसकी वैल्यू फिर आप डी ई एफ की सेम ऐसे ही 64%। अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल ट्रिक एक समझ लो, 11 प्लस 17 प्लस 19 जोड़ दो, 6 प्लस 29 प्लस 18 जोड़ दो और सिंपल सी इनकी निकाल दो। अब 11 17 19
3000, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी, प्लस 19, तो ये हो गया 47%। ठीक है, अब सिंपल सा 64 का 47% निकाल लो, या तो डायरेक्ट, अब ये ट्रिक है, ये समझ लो, क्योंकि सेम वैल्यू है हमारी, 6400 से ही निकालना है। और ये 53%, 53% निकाल लो 6400 का, और जो निकलेगा आपस में माइनस कर दीजिए। तो आपको बताना है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या के ठीक बराबर है। अब जब सबकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी, आपको टीचर पता चल जाएंगे कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की, डी की, ई की, है ना। तो आपको बस ये बताना है कि ऐसे कौन से विश्वविद्यालय हैं जिसमें ये जो इनका डिफरेंस है सेम है। तो 17 का 3008 सही आंसर निकला। डी ई एफ तीनों में शिक्षकों की कुल संख्या, एम माइनस एल करेंगे 384, डी में शिक्षकों की संख्या, ठीक है, फिर निकालेंगे 384, सही आंसर है। दोनों को अगर हम देखें तो डी में हम जो डी है उसका कितना है 384, और जो हम माइनस करेंगे, जो हमारा आंसर निकलेगा m माइनस एल करेंगे, वो भी हमारा 384 है। यानी कौन से देश से मिल रही है, तो सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर डी। दो तरीके, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन एक है लेकिन सॉल्व करने के तरीके दो हैं। पहला हमने क्या कहा, दोनों तीनों को जोड़ लो, इसको निकाल लो, ए बी सी, ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी ई एफ, 3392, 3008, दोनों को माइनस करेंगे 384। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी संख्या, अब कौन से देश को सर्च करेंगे, सबको नहीं करना, सी की वैल्यू निकाल लो, डी की वैल्यू निकाल लो, ई की निकाल लो, और बी की, ए और एफ को छोड़ दो, जल्दी सॉल्व होगा। तो हमने देखा कि डी में भी 384 टीचर है, इन्होंने कहा कौन से टीचर समान है, तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 384, और m माइनस एल यानी ए बी सी माइनस डी ई एफ की भी वैल्यू 384। क्वेश्चन नंबर 18, अब ये क्वेश्चन बहुत जल्दी में सॉल्व होना चाहिए क्योंकि सिंपल सी क्वेश्चन करा गया है कि इनकी औसत संख्या। तो अभी तक आपको ए की वैल्यू भी पता चल गई, ई की, सी की भी पता चल गई, डी की भी पता चल गई, और एफ की भी पता चल गई। सिंपल सा इनका सबका परसेंटेज आपने निकाला होगा, तो इनकी जो टोटल वैल्यू है इनको जोड़ दीजिए, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 4, 1 2 3 4, टोटल वैल्यू जो आपके यूनिवर्सिटीज की है यानी 4, टोटल करके 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब जिन्होंने सॉल्व किया है वो तो बता पाएंगे, अदरवाइज बाकी लोग सोचेंगे कि कैसे करना है। टोटल मैंने आपको बताया था 6400 से निकालना है, तो 6400 का 11%, ऑप्शन नंबर सी 19%, ऑप्शन नंबर डी 6% जो कि 384 था, याद हो आपको, बी सी का भी निकाल चुके हैं आप, ए का भी निकाल चुके हैं। एफ की बात करते हैं तो एफ का 18%। न्यू बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके फेब्रवरी, 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे आपके न्यू बैचेस जून 2025 के लिए। और जिन्होंने भी मेंबरशिप नहीं ली है, स्टार्ट कर दीजिए लेना, 299 का मेंबरशिप है पेपर 1 के लिए। ठीक है, आप लोग यूपीआई आईडी के थ्रू भी ले सकते हैं, या फिर हमारा यूट्यूब के ज्वाइन बटन से भी डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ए सी डी और एफ, पेपर 1 का बैच लेना है जून के लिए, बिल्कुल 299 से ले लो। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं लिया आगे जाकर के ऐसा ना हो मैं 499 का कर दूं, तो अभी तो टाइम है, अभी डिस्काउंट है 299, आगे जाकर के 499 भी हो सकता है बैच की वैल्यू, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कंटेंट कितने इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 का सिर्फ 299 है, अभी से ले लो मेंबरशिप। ठीक है, अभी सिर्फ 299। तो क्वेश्चन नंबर 18, सही आंसर देखिए, पहले मैंने क्या कहा 704, फिर आया 1216, फिर आया 384, इनको हमने क्या करना है टोटल, 704 प्लस 1216 प्लस 384 डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे सामने अभी एक और संख्या बाकी है, एफ बाकी है,
अभी f की संख्या बाकी है, डिवाइड क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 864। वेरी गुड निवेदिता। अब ये देखो निवेदिता इतने अच्छे से आंसर दे रही है, क्यों दे रही है पता है आपको? नेट क्वालिफाई है वो, और उसे पता है कि सॉल्व करना कितना जरूरी है। निवेदिता क्रैक कर चुकी है नेट, सेट एग्जाम क्रैक कर चुकी है, नेट एग्जाम क्रैक कर चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि अगर वो लाइव क्लास में सॉल्व करिए तो आप क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। सॉल्व करिए, तभी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। मेहनत करिए तो ही फल मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए ये हमने करवा दिया था, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अब मान लीजिए इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है ना क्वेश्चन ऐसा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया डेंजरस सा, क्या करेंगे? अब स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया गया, सिंपल सा दिया गया है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज है 1800। अकाउंट्स में टोटल एम्प्लॉइज, तो अकाउंट्स नहीं, टोटल कर्मचारियों की संख्या ही 1800 बताई गई है। 1800 में 1020 है आपके पुरुष, यानी जो बचेंगी वो हो गई फीमेल्स। हाल ही में पदोन्नत यानी रिसेंटली प्रमोटेड हुए हैं 600। अब डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इन्होंने कहा एचआर विभाग से, एचआर विभाग कहाँ है ये, एचआर डिपार्टमेंट से पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की संख्या who got promoted from the HR department is approximately of the number of employee working in the department. क्वेश्चन नंबर 90। एचआर विभाग से पदोन्नति प्राप्त यानी 11% कर्मचारियों की संख्या कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? टोटल किससे निकालेंगे? 1800 में से। ये 1800 में से निकलेगा, ये 600 में से निकलेगा। ये जो आपके जून एग्जाम की वैलिडिटी है, ये आपका जून 2025 का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक के लिए, पूरा रिवीजन जब तक क्वेश्चन पेपर का मैं एनालिसिस नहीं दे देती तब तक के लिए पूरी मान्य रहेगी। ठीक है, फिर वही वो चाहे एग्जाम आपका जून में हो चाहे जुलाई में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस एग्जाम, ये जो जून एग्जाम है, जब तक इसके क्वेश्चन पेपर की पूरी कंप्लीट एनालिसिस नहीं हो जाएगी तब तक की पूरी वैलिडिटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आंसर। क्या कहा था? 12% और ये निकला 11%। कई लोग इन क्वेश्चंस को देख के ही डर जाते हैं, बट होता ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। 18% का 12% निकाल लेना है और 600 का 11% निकाल लेना है। इन्होंने कहा कि कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। टोटल कर्मचारी कितने हैं आपके? टोटल जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी याद रखिए वो नीचे आएगी। तो टोटल जो ज्यादा है, टोटल क्या है? टोटल कर्मचारी है 12% यानी 216। उसको लिखिए नीचे, ऊपर किसको लिखेंगे? जिनको प्रमोशन मिला है, इनटू करेंगे 100, 30.56%। यहाँ पर कभी कभी इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन देख के डरिए मत, क्योंकि कभी कभी जो दिख रहा है वो एक्चुअली जरूरी नहीं है कि जो बादल काले काले दिख रहे हैं वो बारिश करवाएंगे ही। क्वेश्चन ये ज्यादा टफ लग रहा है क्या किसी को? जरा वो लोग थम्स अप करो जिनको लग रहा है क्वेश्चन बहुत टफ है। सिंपल सा ऐसी निवेदिता आ रहा है ना बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन जहां परसेंटेज निकालना है। इजी क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी मान सकती हूँ कि कुछ जगह पे, जैसे मान लीजिए जैसे इकोनॉमिक्स वाले हैं उनके में टफ पेपर आ सकता है, कॉमर्स वाले हैं इनके में डीआई थोड़ा, क्योंकि इनके में मैथ्स स्टैटिक्स आती है तो इसलिए डीआई थोड़ी टफ हो सकती है, बट ज्यादा नहीं। तो इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 20। एक साथ सभी विभागों के पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 600। सभी विभागों में कार्यरत कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? कार्यरत कर्मचारी है 1800, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रमोटेड यानी कि 600 लिखो ऊपर,
और टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर। कितने हैं? 1800। इंटू कर दो 100, आंसर आ जाएगा। कुछ कुछ में गुम जाते हैं कोई बात नहीं, हार्ड लगने वाली बात ही नहीं है, सिंपल सा जो किया मैंने, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? इन्होंने कहा देखो 600 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट देखो या टेबल देखो। इन्होंने कहा टोटल जिनको पदोन्नति मिली है, यानी जिनको प्रमोशन मिला है, टोटल संख्या है 600, परसेंटेज निकालना ही नहीं है भैया इसमें। फिर उन्होंने कहा टोटल संख्या बताइए जो टोटल कर्मचारी हैं, तो वो है 1800। इंटू करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज तो निकाल ही रहे हैं, तो 20 का सही आंसर 33%। मुश्किल है क्या? कभी कभी तो सिर्फ आप क्वेश्चन को देख के ही आंसर निकाल सकते हो। इजी है ना क्वेश्चन, और देखने में कितना टफ लग रहा है। अब तो नहीं डीआई से डर लग रहा किसी को। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो यहां पर भी देखना बहुत ध्यान से, क्या लिखा है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग। एक मिनट जरा, इन्होंने कहा मार्केटिंग और प्रमोशन की बात करी है। मार्केटिंग ये रही, प्रोडक्शन ये रही, को मिलाकर कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? यूपीआई आईडी दे रहे हैं, इसको अपने पास सेव कर लो। ठीक है, इस यूपीआई आईडी पे डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो। ये लीजिए, मैंने यूपीआई आईडी शेयर कर दिया, divya.gautam16@OKSBI। जैसे ही यहाँ पर आप 299 का करोगे, गूगल पे से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, किसी के भी मीडियम से कर सकते हो। ये यूपीआई आईडी अपने पास सेव कर लो, जिन्होंने भी मेंबरशिप लेनी है जून 2025 के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन मार्केटिंग को मिलाकर कार्यरत। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको टोटल वैल्यू क्या निकालनी है, फीमेल की निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे? 1800 का 35% निकाल लीजिए, 1800 का 18% निकाल लीजिए। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, देखना। 1800 का सबसे पहले टोटल वैल्यू से निकालेंगे ना, 1800 के 35% इंटू 50/100। फिर लिखो 1800 इंटू 18, 18% है, इंटू 15/100। सेम चीज है, 18 15 लिखा मैंने। टोटल किससे निकाल रहे हैं? 1800 से, क्योंकि टोटल कितने एम्प्लॉय हैं? 1800। यहां पर जितनी भी आपकी वैल्यू आ जाए, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, उसको आपको 1800 से माइनस कर देना है, आपका आंसर आएगा। 1800 से माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। टोटल इन दोनों को जोड़ देना, बस। डबल जीरो यहां से हटा दो, डबल जीरो यहां से हटा दो, ये डबल जीरो यहां से हटा दो, यानी नीचे का काम ही हट गया। ये भी हटा दो। अब सिंपल सा 18 × 35 × 50 करो, 18 × 18 × 15 करो, तो हमारे सामने प्रोडक्शन का टोटल वैल्यू आ जाएगा। जितने भी 50 मैंने इसलिए जोड़ा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पुरुषों की संख्या निकाली है। ठीक है, सेम ऐसे ही 15% इसलिए जोड़ा है कि पुरुषों की संख्या। तो टोटल हम यहाँ पर जब निकालेंगे ना, तो टोटल क्या निकल के आएगी? मेल की संख्या निकल के आएगी। अब जब 1800 जो टोटल वैल्यू है, इसमें आप मेल को घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी? फीमेल वैल्यू। देखो अब कैसे सॉल्व हुआ, ये देखिए, सेम चीज है ना। 120 हो गया, 171 हो गया, दोनों को आपस में प्लस कर दो, 291। मानसी अपना जो है, मेरे को यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दो प्लीज। जो लोग भी अपना यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपना यूट्यूब आईडी जरूर दे दो, जिससे कि आप लोगों को मेंबरशिप अपडेट हो सके। ठीक है,
मानसी नाम से अभी किया गया है, ठीक है, ऐसे ही किया है प्रतिमा, ऐसे ही सॉल्व किया है। रसगुल्ला, अच्छा अच्छा अच्छा, मानसी नाम से है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। जो जो मेंबरशिप लेंगे यूपीआई आईडी के थ्रू तुरंत ही अपडेट, क्योंकि तभी हो पाएगा, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। चलो भाई ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, जैसा मैंने यहां पर बताया सेम चीज करनी है। सिंपल सा तरीका यहां पर भी है, सिंपल सा तरीका यहां पर भी है, या तो ऐसे कर लो या तो वैसे कर लो, ये आपके ऊपर है। हमने क्या किया, हमने इसको अलग से कैलकुलेट नहीं किया, हमने सिंपल सा यहीं से निकाल दिया, ठीक है ना। आ गई यहां पर क्वेश्चन समझ में, सही आंसर क्या निकलेगा, 291। इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है, बस सिंपल सा लिखो 1800 लिखो, 1800 इंटू प्रोडक्शन की बात करी है तो 35 इंटू कर दो, जो आपका यहाँ पर मेल कैंडिडेट है 50 अपॉन कर दो 100। देखो मानसी अपडेट हो गया तुम्हारा कि नहीं, कलर चेंज हो गया तुम्हारे नाम में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा था, याद है कुछ, मैं तो क्वेश्चन नंबर फिर भूल गई। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो भाई, यदि आईटी विभाग से, आईटी विभाग कहाँ है, ये रहा, पदोन्नत प्राप्त कर्मचारियों की संख्या यानी कि 26% मान लीजिए प्रमोशन मिले हैं, कि आधे पुरुष हैं, तो आईटी विभाग से पदोन्नत प्राप्त पुरुषों का प्रतिशत लगभग कितना था। क्वेश्चन नंबर 26, यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर पता नहीं अब कौन सा है, 600 का 26% निकाल लो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 600 का 26% निकाल लो। 26% का मतलब जब डबल जीरो यहां से हटाओ, 6 से सिंपल सा 26 से मल्टीप्लाई कर लो। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा मैंने अपडेट कर दिया, तुमने नाम बताया मैंने ऐसे ही अपडेट कर दिया यूट्यूब पे। चलो जल्दी से इसको बताओ जरा, टोटल वैल्यू कितनी है, जो भी इसकी टोटल वैल्यू आएगी उसका आधा आपके पुरुष हैं, 2 से डिवाइड कर दो, आधे हो गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईटी विभाग से जो भी प्रमोशन प्राप्त पुरुषों का प्रतिशत लगभग कितना था। 600 का क्या कहा था, 26% निकालना है, क्योंकि उसके आधे हैं तो जो भी आंसर आएगा आधा निकालना है, यानी 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा 78। आईटी विभाग में कार्यरत कुल पुरुषों की संख्या कितनी है, आईटी में 20% है, 1020, 1020 का 20% यानी टोटल कितने पुरुष हैं आईटी में, 204 पुरुष हैं। अब 204 से परसेंटेज निकालोगे कि जिनको प्रमोशन मिला है वो है कितना, 38.23%। ध्यान से देखिए, 38.23%। पुरुषों की संख्या यहाँ दी गई है, मेल जो मेल कैंडिडेट है, टोटल इन्होंने कहा पहले 600 का 26% निकाल लो, फिर टोटल अगर मान लीजिए यहाँ पे निकालते हैं कि आधे पुरुष हैं, तो पुरुषों की संख्या से ही, यानी मेल की कैंडिडेट से ही पूछा है कि कितने लोगों को प्रमोशन मिला है, तो सही आंसर क्या हुआ, 38%। टोटल निकला 1020 का 20%, 600 का 26% निकाल लेंगे। सेम चीज है, नीचे लिखेंगे टोटल कितने मेल थे, कितनों को प्रमोशन मिला, 78 को, 38.23%। बिल्कुल बिल्कुल, जून 2025 अभी से ही अपडेट हो गई है, सोचो बेनिफिट मिल गया। जून 2025 तक कंटिन्यू आपकी मेंबरशिप है, जब तक कि क्वेश्चन एनालिसिस में करवा ना दूं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा, अकाउंट्स विभाग में कितनी महिलाएं कार्यरत हैं। अब ये क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए भाई आप सभी को। अकाउंट्स विभाग कहाँ है, हमारा अकाउंट्स विभाग है ये, 1800 का 20% निकाल लीजिए, 1800 का 20%, जल्दी से निकालो जरा, 1020 5%,
कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन, चलो जल्दी से दिखा देती हूँ आपको। 1800 का 20% निकाला, देखते जाओ आंसर 360 निकला। 1800 का टोटल कर्मचारी अकाउंट्स में कितने हैं, फिर अकाउंट्स में जो हमारे कर्मचारी हैं पुरुष, उनका कितना परसेंटेज है, 5% है, तो 5% निकाल लेंगे 1020 का, टोटल हुए कितने 51। तो 360 में 51 को माइनस कर दो। 360 में टोटल हमारे में से जितने भी पुरुष कर्मचारी हैं निकालने के बाद में माइनस कर देंगे, तो सही आंसर कितना है 309। यूपीआई आईडी बेटा अर्चना ऊपर देखो चैट सेक्शन पे पिन किया हुआ मैंने। जिनको भी जून 2025 एग्जामिनेशन पेपर 1 पढ़ना है, PYQ जो आपका थ्योरी क्लासेस है, MCQ PYQ सारी चीजें, क्विज, तो उन वो सारे लोग अभी देखो यूपीआई मैंने ऊपर मेंशन किया है, अभी 299 का है, आने वाले टाइम में 499 भी हो सकता है, तो अभी तो डिस्काउंट है 299 है भाई, तो जल्दी से 299 से मेंबरशिप ले लीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इजी लग रहा है भाई, वाह। तो क्या करना है, टोटल कर्मचारियों की संख्या निकाल लो। देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, हम लोग ना 1800 का जब हम लोगों के लिखा जाता है ना 20%, तो हम लोग ना ये 1800 का मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, 20 का मल्टीप्लाई करने लगते हैं, फिर डिवाइड करने लगते हैं। इतना लेंदी कैलकुलेशन करना ही नहीं है। डबल जीरो को यहाँ से हटा दो, डबल जीरो यहाँ से हटा दो, अब हमारा नीचे का ऊपर का मुद्दा हट गया। यानी अब हमको सिंपल सा 18 × 2 करना है। ये जल्दी होगा कि नहीं होगा, ये जल्दी होगा कि नहीं होगा, ये कैलकुलेशन जल्दी होगा, या इसको डिवाइड, या फिर ऐसे कर दो 1800 लिखा है, 20 लिखा है, 100 लिखा है, तो 20 का टेबल पढ़ो, 20 का टेबल पढ़ोगे 5, 100 कितनी बार में आया 5, और 5 से इसको डिवाइड कर दो। सिंपल सा है, या तो आप इसको डबल जीरो अपने आप से हटा दो, कट कर दो इससे 2 डिजिट में, या फिर इसको डिवाइड करो, जो इजी लगे। देखो वहां पर उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, उससे कोई मतलब नहीं है उनको, किससे मतलब है, आंसर से। अपनी रफ शीट, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं, बट रफ शीट इतनी गड़बड़ा देते हैं ना कि अगर उनको मान लीजिए किसी क्वेश्चन का ऑप्शन दोबारा देखना है तो वो देख नहीं पाते। तो अपनी रफ शीट जो है उसमें अपना नेम रोल नंबर जितना साफ साफ लिखते हो ना, सेम उतना ही साफ अपने क्वेश्चंस को भी लिखना। 0 0 हटा के देखो कितना इजी मेथड है सॉल्व करने का। अच्छा क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम पता नहीं कितना लंबा क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता भाई, सिंपल सा इससे एवरेज पूछते हैं, सम यानी जोड़ना पूछते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी अंतर पूछते हैं, या रेशियो पूछते हैं। यही 3 4 चीजें तो होती हैं, बेसिक मैथ ही तो पूछते हैं, ठीक है ना। मम्मी ना इसी महीने ले लेना, ठीक है बेटा 299, क्योंकि फरवरी जैसे ही क्लासेस स्टार्ट करूंगी फिर वहां पर 499 हो जाएगा। आ गया ना समझ में, अब तो डर नहीं लग रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन, डीआई निपटा दी आपकी। अपने हित को अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। चलो थोड़ा सा दिमाग की सेटिंग यहां लाओ। Use of scientific research to promote one's own cause inappropriately is described as a DI क्वेश्चन। जिसको जिसको समझ में आ गई जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, समझ में आ गई। अब डर तो नहीं लग रहा किसी को, 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आएगा। निवी ने कहा है डी सही आंसर है, जंक साइंस यानी कचरा विज्ञान, बिल्कुल सही। आपके PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है, कचरा विज्ञान। अपने हित को अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करना कचरा विज्ञान कहलाता है। किसी शोध में प्रतिभागियों की कौन सी श्रेणियां हैं, समझ में आ गया ना। जिसको नहीं आया एक बारी रिपीट करके देख लेना, सब समझ में आएगा। पार्टिसिपेंट कैटेगरीज कैसे कैसे होते हैं पार्टिसिपेंट्स, विकास ए होगा ABCD ओनली, डी होगा अर्चना। चलो आंसर करो जरा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर भूल चुके हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है।
आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो दिखे वही समझ के आंसर करते जाओ। गोल्डी ने कहा है बी, देखते हैं सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ओनली। अच्छे प्रतिभागी होते हैं, गुड पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी निगेटिव भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी फेथफुल भी होते हैं, विश्वासी भी होते हैं। अप्रीहेंसिव पार्टिसिपेंट आशंका युक्त यानी डाउटफुल कैंडिडेट्स भी होते हैं। लेकिन परंपरागत सहभागी होना ये गलत है। ई को एलिमिनेट करना है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, संकलनात्मक यानी समेटिव एवेल्युएशन को दूसरे किस नाम से जानते हैं? अभी ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? क्वेश्चन को उठाकर एक बार देखना कि डीआई का क्वेश्चन क्या था और हमने किस तरीके से उसको सॉल्व किया, ठीक है? जय हिंद भारती बेटा, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि अब जल्दी ही एंड कर रहे हैं। अभी की क्लास का रात की क्लास अलग से होगी, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रभाव मूल्यांकन, इम्पैक्ट एवेलुएशन। संकल्पनात्मक यानी समेटिव एवेलुएशन को हम इम्पैक्ट एवेलुएशन भी कहते हैं। किसी निश्चित मूलधन पर 5% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज उतने ही मूलधन पर 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर की साधारण ब्याज से 900 अधिक है तो मूलधन कितना है? मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया, कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट? दो तीन चीजें आती हैं। सिंपल इंटरेस्ट आता है, एवरेज निकालने का क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन से आता है, आपका स्पीड से आता है, पाइप वाला क्वेश्चन आता है। इस तरीके के क्वेश्चन ही बीच बीच में पूछे जाते हैं, बट आंसर जरूरी नहीं है इतना टफ हो। तो क्या करेंगे हम, 5% का वार्षिक की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और 4 वर्ष पे 4 वर्ष का यानी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे पी की वैल्यू, मूलधन हमें नहीं पता है, तो रेट और टाइम। P5 क्या है, रेट एंड टाइम, ऊपर वाले स्टेटमेंट से। सेम ऐसे ही 4% रेट और टाइम माइनस करेंगे उन दोनों का, कितना अधिक है 900। सेम चीज कर लेंगे, 5 × 5 कितना हुआ 25, 4 × 4 कितना हुआ 16। पी की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकलेगी कितनी 10,000, ठीक है? बिलियन और मिलियन वाले क्वेश्चन सेम चीज है सीमा, चाहे आप परसेंटेज, वहां पर आप ये क्यों देखते हो कि वो बिलियन में लिखा है तो बिलियन ही लिखना है, वहां पे जरूरी है उतने जीरो लगाने हैं, ये किसने कहा आपसे? या यहाँ पे आपसे परसेंटेज लिखा जाए 0 0, ये किसने कहा? आप सिर्फ अगर मान लीजिए लिखा जाए 25 बिलियन, आप 25 ही उठाइए ना, बिलियन ट्रिलियन कुछ भी आए, मिलियन आए, उनको नहीं ध्यान देना है, हमने शॉर्ट फॉर्म से करना है। अगर हमारे पास 25 लिखा है तो 25 बिलियन में 0 0 लगा के सॉल्व नहीं करने हैं, सेम तरीके से सॉल्व होगा जैसे अभी मैंने आपको परसेंटेज बताया है। कुछ डिफरेंस नहीं है, उसको लगाना ही नहीं आगे। हाँ, जब आंसर आएगा तो उसमें आएगी आपकी वैल्यू। सिंपल से क्वेश्चंस है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? उनको ये मतलब थोड़ी ना है आपका मैंने क्या कहा, उनको ये मतलब है कि आपका आंसर आना चाहिए, तो आप उसको जितने शॉर्ट मेथड से करोगे ना उतना अच्छा है। अब लाखों में लिखा है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 100 लिखा है लाखों में, अब हम लाखों का मतलब थोड़ी ना कि उसमें लाख लगा देंगे, हम तो 100 ही उठाएंगे, क्योंकि हमें तो उसी का ही आंसर चाहिए। अगर स्टार्टिंग की, मान लीजिए आप आंसर जब निकालते हो, स्टार्टिंग की अगर 2 डिजिट आपके ऑप्शन में मैच कर रही है, तुरंत टिक करो उसको। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज होती है? सही आंसर है सी, वे कंप्यूटिंग पेरिफेरल स्रोत जो कि मांग सुगम्य हो सकते हैं, जैसे किसी अनुपयोगी यूटिलिटी से समय पर विद्युत, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। सी आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको विंडोज डेस्कटॉप परिवेश के प्रबंधन करने की अनुमति देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डेट अलाउ यू टू मैनेज द विंडो डेस्कटॉप एनवायरमेंट?
इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ABNE। क्रिएटिंग शॉर्टकट्स, रिमेनिंग फोल्डर्स, ऑप्शन नंबर ई, एडजस्टिंग आइकन साइज। यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एकल उपयोगकर्ता के लिए बनाया गया 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। ग्राफिकल यूजर फेस होता है, ग्राफिकल आइकन का यूज किया जाता है। इसमें हम शॉर्टकट बना सकते हैं, फोल्डरों को रख सकते हैं, आइकन्स कर सकते हैं, नया और पुराना डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, फाइल फोल्डर का नाम बदल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पेज सेटअप बना सकते हैं, पेज प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। तो सही आंसर है सी। एक क्वेश्चन और आता है कि अनुसंधान एवं प्रकाशन में, लॉन्ग देख सकते हो लेंदी क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। अनुसंधान में प्रकाशन में नैतिक व्यवहार पर ध्यान देने के लिए एक मिशन के तहत यूजीसी के द्वारा कौन सी पहल की गई है। एथिकल प्रैक्टिस के लिए, रिसर्च में एथिक्स से जुड़ी हुई चीजों के लिए इनमें से कौन सी यहाँ पर पोर्टल्स बनाए गए हैं। आपने कहा ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, BCND। बी, मूल्य प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी, गैप गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन गुड एकेडमिक एंड रिसर्च प्रैक्टिस। गर्प का अगर फुल फॉर्म आ जाए तो कर लेना जरा। ऑप्शन नंबर डी, केयर। केयर का फुल फॉर्म आता है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स। अनुसंधान प्रकाशन में नैतिक व्यवहार पर ध्यान देने के लिए एक मिशन के लिए यूजीसी द्वारा गर्प यानी गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन गुड एकेडमिक रिसर्च, मूल्य प्रवाह, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एथिक्स की पहल की गई थी। केयर 2018 को आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा सा, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, बस कंप्लीट कर रहे हैं। प्राचीन काल में भारत के दक्षिणी भाग में किसने अधिगम और शिक्षण केंद्रों के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। अग्रहार, घटिका, ब्रह्मपुरी या मक्तब। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। डीआई भी मैंने लेटेस्ट पैटर्न वाली कराई है, यानी जो एग्जाम में आ रही है इस समय। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी, ABC ओनली, यानी ऑप्शन नंबर ए अग्रहार, ऑप्शन नंबर बी घटिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुरी। प्राचीन काल में भारत के दक्षिणी भाग में किसने लर्निंग और टीचिंग केंद्र के रूप में अपनी सुविधाएं दी, तो अग्रहार, घटिका और ब्रह्मपुरी। संप्रेषण में प्रतिरूप किसके आधार पर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पूछना जरूरी है। अब आ रहे हैं आंसर, वेरी गुड। कल किनका किनका एग्जाम है भाई, जिनका भी एग्जाम है सबसे पहला काम उनका क्या है कि क्वेश्चंस को जैसे जैसे आप सॉल्व करके आएंगे शेयर करेंगे हमारे साथ में, ठीक है। जिसका भी कल एग्जाम हो, इन कम्युनिकेशन पैराडाइम्स आर द बेसिस ऑफ। थैंक यू ममीना। देखो बेटा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विन्यास क्रमी। किसी संदेश, डेटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित करना संप्रेषण। संप्रेषण कैसा होता है, कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल में क्या क्या चीजें आती है, नॉन वर्बल में। तो ये प्रतिरूप कैसा है, विन्यास क्रमी। कल एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट, अरे वाह ममीना, कल क्वेश्चन पेपर शेयर करना है बेटा, ध्यान रखना। कैसे शेयर करोगे, मेरी मेल आईडी तो आपके पास है ही है, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल भी आप लोगों के पास है, कल व्हाट्सअप चैनल ओपन रहेगा, व्हाट्सअप ग्रुप ओपन रहेगा, वहां पर अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हो, सब लोग जुड़ जाओ, नहीं तो डायरेक्टली मेरी मेल आईडी पर भी आप शेयर कर सकते हो। भूल मत जाना, ठीक है ना, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि कितना हमारा प्रॉपर तैयारी हो रही है। ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है, divi.gautam16@gmail.com। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो एक बार, देखो ये सही होता है कि नहीं भाई। 5, 9, 15, 23, 33 मेल आईडी मैंने लिख दी है इसी में ही, आप लोग ये पीडीएफ पढ़ना तो आप लोग देख लेना एक बार। चलो जल्दी जल्दी करो क्योंकि कल एग्जाम भी है, तो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है करवा देंगे। 5, 9, 15, 23, 33
और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 45। सुरेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहले क्या देखना है, इन दोनों के बीच में गैप, 5 और 9 के बीच में है 4 का गैप, और यही चीज आगे बढ़ रही है, यानी दो दो गैप और आगे बढ़ रहे हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत के कुल विद्युत उत्पादन में अधिकतम योगदान करता है, यानी किसमें सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें कि हम जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन करते हैं या बिजली जो पैदा होती है, उत्पादित होती है, उसमें सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, न्यूक्लियर का, थर्मल का, रिन्यूएबल का, या हाइड्रो का। सही आंसर है थर्मल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। तापीय भारत में बिजली विद्युत उत्पादन पारंपरिक रूप जो है वो थर्मल है, हाइड्रो है, नवीकरणीय स्रोतों में पवन, सौर, बायोमास है। बिल्कुल बिजली उत्पादन का लगभग 75% आपका थर्मल से होता है, 75%। चलिए स्ट्राइड का फुल फॉर्म बता दीजिए जरा एक बार, स्ट्राइड का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्राइड का। स्कीम फॉर टेक्निकल रिव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डायरेक्ट establishment, scheme for transdisciplinary research for India's developing economy, sanitization for transdisciplinary research for information and digital education, school for technological research for institution development and entrepreneurship। आपने कहा है बी, सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी है, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और आंसर बता दो जरा, हायर एजुकेशन का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1917 में इंजीनियरिंग की कक्षाएं प्रारंभ करी, यानी क्लासेस ली इंजीनियरिंग की। 1917 में पटना, लाहौर, कराची में भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थापना हुई थी। दोनों में से कौन सा सही है? मानसी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही हैं। 1917 में बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी थी, जो बनारस यूनिवर्सिटी थी, उसमें इंजीनियरिंग क्लासेस 1917 में स्टार्ट हुई। पटना, लाहौर, कराची में भी 1917 में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की स्थापना हुई। 1915 का बीएचयू अधिनियम पारित किया गया था। 1916 में बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, किसके द्वारा बनाया गया, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1917 में इंजीनियरिंग क्लासेस स्टार्ट की गई थी, ठीक है। रुड़की, आईआईटी मद्रास बैंकों से पहले ही ये स्थापित हो चुके थे, तो दोनों ही सही है। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो जरा, एनईपी 2020 के अनुसार सभी उच्च शिक्षा यानी HEI को बहुविषयक होने आधिकारिक विद्यार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? 2020, एनईपी 2020। बिमल 16 को है, क्वेश्चन जरूर बताने हैं, ठीक है ना भाई। कल फर्स्ट शिफ्ट में अगर हो सके, अगर आप अपना शॉर्ट वीडियो बना सके तो बहुत ही अच्छा है। वहीं पर ही अपना सेल्फी वगैरह बना लेना, अगर कोई साथ में जा रहा हो वो भी शेयर कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन पेपर शेयर कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है, याद रखना जो जो करते जाना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2040। बिल्कुल सही बात है। 2020 एनईपी के अनुसार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 2040 तक मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की बात की गई है। वहीं जो हमारा व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात है वो 26.3% है 2018 में, लेकिन 2035 तक हायर एजुकेशन का जो इनरोलमेंट है 50% करना है, ठीक है। 2035 तक, हाँ हाँ, पिछली क्लासेस आप पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, पीडीएफ अवेलेबल है, वेबसाइट पर सारी चीजें अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, स्काइप, पिक्टोचार्ट, ब्लू जीन्स मीटिंग, या जैबर, माइंड मिस्टर। जब तक क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आप लोगों ने दो काम करने हैं। पहली बात तो जो डेली बेसिस पे क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस होंगे वो जरूर देखना, पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। दूसरी चीज है कि जो ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम पे, हमारी वेबसाइट पे, उनको पढ़ना शुरू कर दो। होता क्या है
इसे हम क्या कहते हैं पता है? जब हम कोई चीज पढ़ के आते हैं, हम पढ़ रहे हैं और उसी से रिलेटेड जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो वो आपके बहुत अच्छी तरीके काम आती है, एक तरीके से फ्लिप्ड क्लासरूम का काम करती हैं वो, जब हम पढ़ के आते हैं कोई चीज, है ना। तो सही आंसर है सी, यानी ACND। ए यानी ए स्काई, सी यानी ब्लू जीन्स मीटिंग, और ऑप्शन नंबर डी जैबर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए स्काइप है। याद रखो स्काइप किसके लिए, ए से ही आपका आंसर देखो यहां से निकल आएगा, स्काइप, जैबर, ब्लू जीन्स मीटिंग। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशंस है? कौन सी आईडी चाहिए अर्चना? ऑप्टिक्स, एपिस्मेटिक्स, काइनेसिक्स, वोकैलिक्स, हैप्टिक्स। इनमें से कौन से कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन है? सही आंसर है सी, यानी CDE ओनली। काइनेसिक्स बॉडी मूवमेंट, डी वोकैलिक्स, हैप्टिक्स जो हम टच करते हैं, टच मतलब हैंडशेक करते हैं, वो किस में आता है आपका, हैप्टिक्स में आता है। एपिस्मेटिक क्या चीज होती है, ज्ञान से संबंधित। ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन में हैप्टिक आ गया, ऑक्यूलिक्स हो गया, है ना, प्रोक्सिमिक्स हो गया, वोकैलिक्स हो गया, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई है x सेंटीमीटर, 20 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई है y सेंटीमीटर, शेष विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई है z सेंटीमीटर, तो संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई यानी एवरेज बताना है। अब यहाँ पर जब हम ऑप्शन देखेंगे, हम ऑप्शन कहेंगे मैम यार ये तो समझ ही नहीं आ रही मुझे, समझ ही नहीं आ रही हमें, लेकिन समझने वाली कोई बात ही नहीं है। दिमाग का काम है, एप्टीट्यूड, यानी कि दिमाग का आंसर करना है दिमाग से। अब यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं, दूसरे कितने हैं, 20 हैं, फिर कितने हैं, 20 हैं, टोटल मिला के कितने हो गए? हमारा टोटल जो एवरेज इन्होंने पूछा है किससे निकलेगा, 60 से निकलेगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऊपर हमें x की वैल्यू नहीं पता, ना पता हो, y की पता नहीं है, पता नहीं होन दो भाई, z की नहीं पता, पता नहीं होन दो, फिर नीचे क्या लिखेंगे, 60 सेंटीमीटर टोटल। मुश्किल है क्या ये वाला क्वेश्चन? सेम चीज है यहाँ पे, सेम चीज हमने करी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी डिवाइड कर दिया गया है इसको भी और आगे। 60 यहाँ पे आया, 20x, 20y, 20z, इन्होंने इसकी वैल्यू ले ली, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर इन्होंने तीनों की वैल्यू x प्लस वाई, जबकि यहाँ पर, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे विद्यार्थी बोले गए, एक मिनट होल्ड करो भाई, यहाँ पे मेरे से ही गलती हुई है। गलती क्या हुई है मैं आपको बताऊं, सबसे पहली गलती ये रही कि यहाँ पर ऑलरेडी 60 विद्यार्थियों की बात करी गई है, यानी टोटल वैल्यू तो हमें 60 से निकालनी ही निकालनी है, हमने इन तीनों को टोटल किया, 60 से निकालनी ही निकालनी है। इन्होंने लिखा 20 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई है x सेंटीमीटर, 20 यहाँ हो गया, 20 विद्यार्थी यहाँ हो गया, 20 विद्यार्थी यहाँ हो गया, इसीलिए यहाँ पर गड़बड़ हुआ। तो डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा कितना आंसर आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड और 3 सेंटीमीटर। ट्वेंटी कॉमन लेना है, 60 कट जाएगा, यहां पर एक्स वाई जेड टोटल कितने हैं, यही चीज तो है, 60 विद्यार्थी हैं, टोटल वैल्यू, हमें एवरेज निकालने की बात हो रही है ना, तो एवरेज किससे निकालेंगे, हमारी औसत ऊंचाई कितने विद्यार्थी हैं, 60, तो 60 से ही तो निकालेंगे, 20 कॉमन लेना है, 60 कट जाएगा। ठीक है, जहां पर भी क्वेश्चन डाउटफुल हो उसको रीचेक करो जरा एक बार। एक व्यक्ति ने बैंक के खाते में 1 लाख रुपए जमा किए, 5 वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 25,000 का लाभ लिया, तो बताइए कि व्यक्ति ने कितने समयावधि तक बैंक में धनराशि जमा करके रखी थी?
जिसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो पा रहा हो, ठीक है, जिसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने जो मेल आईडी दी है ऑलरेडी हमारे होम सेक्शन पर भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर, परेशान नहीं होना है, एप्लीकेशन नंबर डीओबी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, लेकिन आप हमारी डायरेक्टली मेल आईडी पर शेयर कर सकती हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आंसर। सही आंसर देखिए कितना है यहाँ पर, प्रॉफिट कितना है, 25,000 का प्रॉफिट है। 25,000 का प्रॉफिट लिखा, 1 लाख रुपए जमा कर दिए, 5% का यहाँ पे हमारा कितना है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन समय हमें पता नहीं है, इसलिए एक्स की वैल्यू तो डिवाइड करोगे, एक्स की वैल्यू निकलेगी 5 साल। यहां तक समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। सिंपल सा है, टोटल हमें कितना, भाई किसका फॉर्मूला लगा है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमें पता है कि भाई 1 लाख रुपए हमने टोटल अमाउंट जमा किया, 5% का रेट दिया, लेकिन हमें ईयर नहीं पता है। लेकिन हमें इतना पता है कि प्रॉफिट हमारा था 25,000 का, तो इसको डिवाइड करोगे 25/5 कर देंगे तो सही आंसर 5 वर्ष। इसका तो आंसर ही दे दिया, तो इसको तो तुम लोग ऐसे ही पढ़ लेना। चलो एक क्वेश्चन और देख लो जरा सा, लास्ट आंसर। चलो क्वेश्चन आपको बताना है कि मेज, पेटिया और वनाक्राई किससे संबंधित है। डीआई के क्वेश्चन जिसको नहीं आ रहे हैं ना, आज की क्लास देख लेना स्टार्टिंग में, ठीक है। प्रॉपर आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर समझ में आने लग जाएंगे, जिनको भी पहले से नहीं आ रहे थे। आपको पता है वनाक्राई क्या चीज है, मेज, पेटिया, ये सब क्या चीज है, आपको पढ़ाया भी था। साइबर हमले बताए थे आपको, साइबर अटैक्स पढ़ाया था, क्या चीज होती है, ये सारे साइबर हमले हैं। मेज, पेटिया, वानाक्राई, रैंसमवेयर, मेलवेयर, फाइल लेस अटैक, फिशिंग, जीरो डे, एक्स पॉइंट आदि साइबर हमलों से संबंधित है। साइबर हमले का एक प्रकार का अपराध जो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, साइबर अटैक्स। ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है वैसे तो, आपको सिर्फ बताना है कि इनमें से कौन सा गलत कौन सा सही है, बट क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं तो इसको आप लोग, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लो जरा। यहाँ पर सोलर एनर्जी सिस्टम और उसके फंक्शंस की बात की गई है, ये एक बार मिला लो, क्योंकि आपसे सोलर स्टिल से और सोलर पॉन्ड से क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है कि ये क्या होते हैं। तो सोलर स्टिल, सोलर ग्रिल्स, सोलर पॉन्ड्स और सोलर ओवेंस, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये सोलर जो स्टील का या सोलर कुकर है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। सोलर कुकर क्या चीज होती है, 3 4 2 1 सही आंसर। सौर चूल्हा किसके लिए होता है, सौर चूल्हा किसके लिए है, भोजन पकाने के लिए। सौर कुंड गर्म जल उत्पन्न करने के लिए, यानी पानी को साफ करने का काम भी करता है एक तरीके से। सौर स्टील का जल को लवण रहित करने के लिए। सौर किल्न्स यानी सौर भट्ठा किसके लिए है, सुखाने के लिए है। यहां से क्वेश्चन आएगा इन सब के बारे में, सोलर ओवन, सोलर पॉन्ड, सोलर स्टील, सोलर क्लिंस, सोलर कुकर, इन सब से रिलेटेड आप लोग एक बार पढ़ लेना। ये वाला क्वेश्चन इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, जिसमें पूछा जाता है कि किसी अध्ययन के प्रतिभागियों के व्यवहार को अगर हम सूक्ष्मता से या अनजाने में प्रभावित करने की जो प्रवृत्ति है, जो स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को स्पष्ट कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं। अगर हमें पता है कि हमारे स्वतंत्र चर का जो वास्तविक प्रभाव है उसको स्पष्ट किया, हटा दिया जा रहा है, प्रॉपर हमारे पास आ नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल बायस, यानी पूर्वाग्रह आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर कई बार पूछा जा चुका है, प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह, प्रतिभागी का पूर्वाग्रह, तो याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन आएगा आपका। एक क्वेश्चन ये कर लो जरा, समवर्तन, वासु, रुद्र, आदित्य, ये उस दिन मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सी डिग्री कितने सालों में मिलती है। वालेकुम अस्सलाम रहनुमा, आंसर करो सबाना, रीना। अब तो लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं आप लोग, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना।
ये पूरा वीडियो, क्योंकि मैंने डीआई को कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका पूरा बताया हुआ है इसमें, सिंपल सा है। निवेदिता ने आंसर भी कर दिया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समावर्तन, समावर्तन क्या है? कन्वोकेशन, जो सबसे लास्ट में होता है, दीक्षांत समारोह जिसको कहते हैं। वासु क्या चीज होती है? वासु जो हम 24 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और किसी दो वेद को अध्ययन करते हैं। रुद्र क्या चीज है? रुद्र हमारा 36 साल अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और 3 वेदों का अध्ययन करते हैं, 24 36 और ये हो गया हमारे 48 साल। और ये आपके 4 साल चारों वेदों को जानता है, वो कौन है? आदित्य। कुछ डरने की जरूरत नहीं है, जो जो चीज कराई जा रही है सब ध्यान में है। बस जो चीजें इस समय है, जैसे अब ये है, मान लो अगर आ गया तो एक बारी पढ़ लेना। ईयर याद रखना, 24 36 48, 24 में रुद्र, 36 में वासु, 48 में समावर्तन। 2 3 4, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक सेल्समैन है, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली से अंबाला यात्रा करता है, 90 की गति से वापस आ रहा है, 30 की गति से गया, 90 की गति से आया। यदि यात्रा में 8 घंटे लग गए उसकी, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? आज के इस वीडियो में आपको डीआई का, रीजनिंग का, मैथ्स के क्वेश्चन दिखेंगे। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है सिंपल सा। जब भी आपसे दूरी पूछी जाए कि कुल दूरी कितनी है, तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक तरफ गए एक तरफ आए, यानी कितना हुआ? 2 इंटू कितना गए कितना आए, 90 इंटू 30, और नीचे इन्हीं को ही क्या करना है? प्लस कर देना है। ये जो 3 लिखा है इसको सही कर लेना, ये 3 नहीं होगा 30 होगा। यानी ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का प्लस, लेकिन ऊपर वाले में 2 लग जाएगा। डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? डिवाइड करिए जरा। किलोमीटर घंटा, कितने घंटे? 45 इंटू 8, 45 से 8 घंटा ही लगा दोनों, तो टोटल कितने किलोमीटर चले? 360 किलोमीटर। सिंपल सा है, औसत गति पता कर लो, फिर टोटल दूरी पता करने के लिए ऑलरेडी लिखा है कि आने जाने में भाई 8 घंटे लग गए, तो टोटल इतने किलोमीटर की गति से गए, कितने किलोमीटर घंटा? 8, टाइम लगा 360, इसका आंसर। फॉर्मूला सिंपल सा याद कर लो इसका। अगर औसत गति पूछी जाए तो नीचे की तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? 360 अरसला, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन कराया था, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। वो अनुसंधान जिसमें या तो अनुसंधानकर्ता या प्रतिभागी को प्रतिभागी के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं? A research design in which either the investigator or the participant is not aware of the treatment a participant is receiving refers to, option number is single blind study। पूजा कुमारी का सही आंसर सिंगल ब्लाइंड स्टडी, जिसमें कि या तो वहां पर जो प्रतिभागी है उनके साथ हो रहे व्यवहार के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। एक क्वेश्चन और कर लो, क्योंकि ये आता है कोनोटेशन वाला। बढ़ता अनुक्रम बताइए। इसमें याद रखो, जब बढ़ते वाली बात की जाएगी तो सबसे पहले क्या आएगा? क्लास का टाइम देखो, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 8:30 बजे से लेके 9 बजे के बीच में होगी, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? बाकी जो भी क्लासेस हैं उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम पे और हमारे व्हाट्सएप पे मिलती रहती है, क्योंकि एग्जाम टाइम है, कल हम एनालिसिस भी करेंगे, तो इसलिए एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, बट यस टेलीग्राम ज्वाइन करिए, क्लास से आधे घंटे पहले आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। बढ़ता अनुक्रम, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए हमारा पशु। पशु आएगा सबसे पहले, सबसे पहले आएगा ये गाय, बिल्कुल सही है, पशु आएगा सबसे पहले। पशु में क्या होता है? कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी में होते हैं क्या आगे? हाँ, मैमल्स हो गए, गोजातीय हो गए, और गाय। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बढ़ता क्रम में सबसे पहले जो छोटा है उसको लिखना है। यहाँ सही आंसर लिखा है डी, लेकिन ये गलत है।
यहां पर ये जो डी आंसर है ना, ये गलत है। सही आंसर ए ही है। बढ़ता क्रम होगा, जो मेन कैटेगरी होगी, बढ़ते क्रम में जो मेन कैटेगरी है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, एनिमल ही तो है, तो जो मेन कैटेगरी होगी बढ़ते क्रम में सबसे लास्ट में होती है और घटते क्रम में सबसे फर्स्ट होती है। तो मेन कैटेगरी है एनिमल, इसलिए ए सही आंसर है इसका। एक राम एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। श्याम दोगुना कुशल है, यानी अगर वो 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, राम एक काम को मान लीजिए 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो श्याम दुगुना कुशल है, यानी वो 8 दिन में कर लेगा। तो वो दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करें तो कितने दिन में, उन्हें कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? एलसीएम ले लो और सॉल्व करो। क्वालिटी के आधार पर भी अगर हम बात करेंगे तो वही होगा आंसर। कोनोटेशन में, कोनोटेशन ही पूछा जाता है जनरली, बट फिर भी जहां पर भी डाउट हो क्रॉस चेक करके एक बार ही बताइए, ठीक है। मनीष ने बोला है 12 डे, यानी 12 दिन। सही आंसर है 6 दिन। क्यों? क्योंकि हमने एलसीएम लिया। कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में आती है? 18। तो 18 एक बार में आई, ये कितना होगा? 3 और 18, ठीक है। डिवाइड करेंगे 3 से, 1/6, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 दिन होगा। सही आंसर ए। सोशलॉजी का एग्जाम अब देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब मेरे पास अभी लिस्ट याद नहीं है मुझे। बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन की बात करी गई है, कौन सी परिघटनाओं को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए कम्युनिकेशन का प्रयोग करते थे? बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन। बौद्ध धर्म वाले क्या करते थे? आपको पता है ज्यादातर शांति रहते थे, क्या करते थे? शांति प्रिय थे। तो यहाँ पर उनसे क्वेश्चन है, तो सही आंसर है बी, बी सी एंड ई। बी नश्वरता, सी ह्यूमन सफरिंग, ऑप्शन नंबर डी गैर आत्म, यानी नॉन सेल्फ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो भाई, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। बायो एक्युमुलेशन या एक्युमुलेशन से रिलेटेड, जैव संचयन के परिणाम स्वरूप डीडीटी के संकेंद्रण में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि न्यू है, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन को 2 बार रीड करना, एक बार नहीं 2 बार रीड करना, दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग से सॉल्व होंगे, किसी क्वेश्चन पेपर में या किसी हो सकता है बुक में भी अवेलेबल ना हो, इसीलिए वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। आपने अपने दिमाग से जो ऑप्शन बेस्ट लगता है उसको चूज करना है, और अगर नहीं भी आता तो तुक्का लगा के आना है, पर लगाना जरूर है। सही आंसर देखो, जल निकाय। सबसे पहले क्या आएगा? वाटर बॉडी। फिर आएगा जू प्लांक्टन्स, यानी प्राणी प्लवक। फिर आएगी मछली। फिर आएगा मत्स्य भक्षी पक्षी, यानी जो मछलियों को खाते हैं, फिश ईटिंग बर्ड्स। तो सही आंसर है जैव अक्युमुलेशन से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर बी, बी डी ए सी। जैव संचयन ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने पर्यावरण से आहार के रूप में पदार्थ को ग्रहण करता है और अपने शरीर में संग्रहित करता है। तो यानी सबसे पहले क्या आएगा? जल निकाय, फिर प्राणी प्लवक आएगा, और फिर मछली आएगी, फिर मछली को खाने वाले, यानी अपने एनवायरनमेंट में कौन कैसे रहता है उस आधार पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो जरा। मान लीजिए आधार संख्या लिखी है 10, आधार 10 की संख्या मान लीजिए 100 है, तो आधार 6 किस रूप में प्रदर्शित होगा? जब भी आपसे पूछा जाए कि इस बेस में निकालो, तो सिंपल था, उसका एलसीएम निकाल लेना है। किसका? मान लीजिए 100 की संख्या पूछी है, तो 6 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 10 नंबर, बेस 10 नंबर 100 है, तो बेस 6 क्या होगा? गोल्डी, सही आंसर डी होगा। एलसीएम निकालने के लिए कहा, फिर जो यहां से स्टार्ट करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वही हमारा होगा। सेम ऐसे ही अगर बेस, बेस का मतलब 4 अगर पूछा जाए, बेस अगर 6 पूछा जाए, तो जितनी भी यहाँ पर संख्या है, जैसे इन्होंने कहा ये, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी।
तो कितनी संख्या की बात की इन्होंने? आधार संख्या 6 की बात की, तो सही आंसर है डी, रिमाइंडर को काउंट करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके PYQ से था। कल एग्जाम है, कल एनालिसिस बताएंगे, अभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन जो इस समय आता है लेटर सीरीज का, AMZ BLY CNZ, पढ़ोगे आंसर उसी से ही आ जाएगा भाई। हनीफ, ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करो भाई, चैनल आपका ही है, सब लोगों का चैनल है। रोज कोशिश किया करो कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स या 5 आपके ऐसे जो दोस्त जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो शेयर करो या वो लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है ना भाई? थोड़ा सा सपोर्ट करते रहना सब लोग। ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर बी प्लस होता जा रहा है। ए के बाद क्या है? बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, फिर ऐसे ही एम, एम के बाद एल, एन, के, ओ, डिफरेंस होता जा रहा है। डिफरेंस कैलकुलेट करोगे सही आंसर निकलेगा बी, ठीक है भाई? तो यहां पर अभी ये कंप्लीट कर रहे हैं। यहां पर आपके सामने QR कोड है हमारा गूगल पे का, आप पेटीएम, गूगल पे किसी के भी थ्रू मेंबरशिप अगर जून 2024 की लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी लेंगे तो आपको 299 की मिलेगी। जैसे ही एग्जाम आएगा, क्योंकि फरवरी से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, 1 फरवरी से, तो उस समय जो आपका ये चार्जेस होगा 499 होगा। तो जो 499 नहीं देना चाहते हैं वो 299 अभी ही पे करके जल्दी से ये मेंबरशिप ले लें। साथ ही साथ UPI ID भी लिखी हुई है, आप इससे भी ले सकते हैं। ये PDF अब आपको मिलने वाली है टेलीग्राम पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी कल एग्जाम है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।